हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आप क्या मानते हैं, ये डेडलॉक कब तक चलेगा, कब तक इसका हल हम ढूंढ पाएंगे? देखिए, ये डेडलॉक कोई बहुत जल्दी से छूटने वाला नहीं है। अब सबसे पहले यह है कि शिवसेना में एक दरार पड़ गई है, शिवसेना के दो भाग हो गए हैं, और जो हमारा जो एंटी डिफेक्शन कानून है उसके तहत 2/3 बहुमत होगा, तभी वो विभाजन विधिवत वैध माना जाएगा, लीगल माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा। अब ये तो प्रक्रिया करनी पड़ेगी, और वो प्रक्रिया सिर्फ स्पीकर साहब के सामने हो सकती है। इसके लिए उनको मुंबई आना पड़ेगा, स्पीकर साहब के पास जाना पड़ेगा, उसके बगैर तो ये हो नहीं सकता है। आप भी मुख्यमंत्री रहे, आप भी सदन के नेता रहे, प्रक्रिया क्या शुरू होगी? हाउस में आना पड़ेगा, पहले उनको मुंबई आना पड़ेगा, और जैसा कि शरद पवार ने भी कहा था कि आप मुंबई तो आइए, पहले तो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना पड़ेगा। नहीं, सदन तो अभी है नहीं ना, सदन तो बुलाया नहीं है। हाँ। सदन बुलाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ेगा गवर्नर साहब को कि सदन बुलाएं। अब गवर्नर साहब पूछ सकते कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं क्या? हाँ। अब पता नहीं आपके पास बहुमत है कि नहीं, उसका बहुमत साबित कीजिए। कि उसके पहले शिवसेना के अंदरूनी जो दरार पड़ी है उसका तो फैसला करना पड़ेगा, और वो फैसला सिर्फ स्पीकर साहब के सामने हो सकता है। स्पीकर के सामने इन सब विधायकों जाके दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि हम इतने 37, 38, 40 लोग हैं और 55 लोगों की पार्टी थी, उसमें से ये हम बड़ा हिस्सा जो है 2/3 हिस्सा हम अलग हुए हैं, ये हमारे विधायक है, ये इनके सिग्नेचर है, आप उसको वेरीफाई कराइए, और फिर हमको स्प्लिट जो है, जो विभाजन है, उसको विधिवत तरीके से मान्यता दीजिए। ये सारा प्रक्रिया उनको स्पीकर साहब के सामने जाके करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री सदन की बैठक बुला सकते हैं? क्योंकि सदन की बैठक मुख्यमंत्री ही बुला सकते हैं, और वो राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्यपाल फिर उसका समन्स जारी करते हैं। लेकिन क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री को कहेंगे कि आपके पास बहुमत है कि नहीं, पता नहीं, तो आप कैसे मीटिंग बुला सकते हैं? तो सदन की मीटिंग बुलाना तो अलग बात है, वो दूसरी प्रक्रिया है। उसके पहले शिवसेना के नेतृत्व का फैसला होना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि क्रॉस कंप्लेंट्स है। ये एकनाथ शिंदे कहते कि मैं शिवसेना का नेता हूं, उधर जो चुनाव आयोग के सामने जो 2018 में शिवसेना के अंदर जो चुनाव हुआ था, उसमें पक्ष प्रमुख यानी जो पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से देखिए वो उद्धव ठाकरे चुने गए थे, तो सारे अधिकार पक्ष प्रमुख है। तो वो बड़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। तो इसमें एक इलेक्शन कमीशन का रोल होगा, क्या उनका चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा अगर 2 टुकड़े होते हैं तो। लेकिन क्या 2 टुकड़े या विधायक दल का विभाजन ये विधिवत तरीके से, न्यायिक तरीके से माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा या नहीं, ये सबसे पहला फैसला स्पीकर साहब को करना पड़ेगा। और ये बागी विधायकों को स्पीकर साहब के पास जाना पड़ेगा दरखास्त लेकर। उन्होंने एक पत्र तो जरूर लिखा है, लेकिन पत्र गवाती से, फैक्स पे पत्र भेजने से काम नहीं चलेगा। आपने सही कहा कि स्पीकर साहब के पास जाना पड़ेगा। स्पीकर है नहीं वहां पर, डिप्टी स्पीकर जो है वो एनसीपी से आते हैं। हमने स्पीकर के रोल अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखे हैं, कर्नाटक में कुछ और देखे हैं, अरुणाचल में कुछ और हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई इंटरवीन करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं वो कुछ लोगों को अयोग्य करार कर सकते हैं? देखिए, डिप्टी स्पीकर साहब क्या करेंगे उसका कहना मेरे लिए तो संभव नहीं है। वो मैं समझता हूं कि संविधान के तरीके से उनको जो लीगल एडवाइस मिलेगी उसके तरफ से वो उनको करना चाहिए, करेंगे वो। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंटी डिफेक्शन कानून बनाया गया था जिसमें कई खामियां हैं, उसको सुधार करनी पड़ेगी उसमें। लेकिन आज का जो कानून है उसमें 2/3 आंकड़े को महत्व है। तो 55 विधायकों का शिवसेना का दल है, लेजिस्लेटिव पार्टी है, उसमें से 2/3 यानी 37 से ज्यादा विधायक अगर अलग होते हैं तो वो विभाजन, वो डिवीजन स्प्लिट माना जाएगा और कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन अगर उसके कम लोग अगर पहुंचे, या 37-40 लोग मुंबई आ गए लेकिन मुंबई से भाग गए, और स्पीकर के पास जाते समय अगर 36 से कम रहे लोग, तो ये सारे के सारे डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। ये बड़ा डेलिकेट मामला है,
गंभीर मामला है। मेरा मानना है कि मैं गुजारिश भी करूंगा सभी लोगों से कि आपस में घर की लड़ाई है, घर में बैठ के सुलझाइए। उद्धव जी ने बहुत बड़ी बात कही है, वो मुख्यमंत्री पद से उतर सकते हैं, वो पक्ष प्रमुख पद किसी और को दे सकते हैं, फिर बातचीत तो हो सकती है ना। जी सर, हमारे साथ अभिषेक भी हैं। अभिषेक कुछ पूछना चाहते हैं आपसे मुंबई से। अभिषेक, आप पृथ्वीराज जी से पूछ सकते हैं। मेरा सवाल था पृथ्वीराज जी आपसे कि देखिए थोड़ी देर पहले एनसीपी ने और शरद पवार ने भी कहा कि आप सामना करिए, लोगों का सामना करिए, आप आइए तो सही। मेरा आपसे ये कहना है कि क्या आप अपने काडर को भी शिवसेना की जो बचा हुआ धड़ा है उद्धव ठाकरे, उनके साथ आने को कहेंगे क्या? देखिए हमारा कोई रोल नहीं सड़क है। पर देखिए ये पहले लड़ाई स्पीकर के कमरे में होगी, तो हमारा रोल इसको क्या है? जब अगर सड़क पे जाएंगे या फिर चुनाव होगा या ये डिस्क्वालीफाई सब लोग होंगे, उनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्या अपने आप खुशी से अगर इस्तीफा देते हैं फिर से चुनाव लड़ेंगे? ये तो आगे की बात है। आज लड़ाई स्पीकर के बंद कमरे में, स्पीकर साहब के कमरे में इनको दरख्वास्त देनी पड़ेगी और फॉर्मल स्प्लिट यानी कि विभाजन के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी, अर्जी देनी पड़ेगी और वो फिर स्पीकर साहब का कर्तव्य बनता है कि वो जान पहचान कराएं हर एक विधायक की कि है क्या सही आपने दस्तखत किए क्या किसी के दबाव क्या अगर आपने दस्तखत किए क्या, ये सब जांच होगी, हमेशा होती है। सर एक सीधा सवाल पूछता हूं, यहाँ पे 2-3 आदमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गवर्नर साहब इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है, एक स्पीकर साहब इंपॉर्टेंट है। दो एकदम ईमानदारी से पूछना, 2 आपके खिलाफ है, एक आपके पक्ष में है, ये 2 बनाम 1 हो रहा है। देखिए मैं समझता हूं कि सारी संवैधानिक पद है, उनको संविधान और कानून के तहत काम करना चाहिए, लेकिन हमारा अनुभव कुछ और रहा ये मानता हूं मैं। लेकिन देखिए इलेक्शन कमीशन का रोल तो जब सिंबल एलोकेशन की बात आएगी तब आएगी जी। इलेक्शन कमीशन ये जो शिवसेना का जो चुनावी चिन्ह है जो धनुष बाण वाला, वो फ्रीज कर सकते हैं जी कि कैसे थे किसी को नहीं मिलेगा, आपका झगड़ा है तो आप नया चिन्ह लीजिए। वो तो अगली आगे की बात है, चुनाव की बात है। अभी वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। अभी ना तो हम गवर्नर के साहब के पास पहुंचे हैं। गवर्नर साहब की बात होगी क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, नया मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी अलग बात है। आज की तारीख में शिवसेना का जो विभाजन हुआ दिखता है, हमको टीवी पे दिख रहा है, क्या वो विभाजन विधिवत तरीके से, न्यायिक तरीके से, कानूनी तरीके से ग्राह्य माना जाएगा, वो स्वीकार किया जाएगा या नहीं? और तब 2 टुकड़े हो जाएंगे। नहीं तो बाकी ये बागी विधायक डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। आपने सही। एक अंतिम का सवाल है सर, ये क्राइसिस कितना लंबा खिंचता आपको दिख रहा है? अब ये मैं नहीं जानता। देखिए अभी एक तरफ से देखें तो मुख्यमंत्री अपनी जगह बैठे हैं, मंत्री अपनी जगह बैठे हैं, कामकाज चल रहा है। अब अगर क्राइसिस करना है तो जो बागी दल है उनको आके एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी जी कि हमको कुछ बदलाव चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो मीडिया से लड़ाई हो रही है। हम आपस में हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, वो लोग गुवाहाटी में खाना खा रहे हैं, वहां पे हॉस्पिटैलिटी गुवाहाटी के आसाम के मुख्यमंत्री की स्वीकार कर रहे हैं। आसाम में बाढ़ चल रही है, लेकिन भाजपा के सामने तो आज बस सियासत है सिर्फ। अभिषेक जी, मेरा एक सवाल था कि इस सवाल को लेकर कि एमओएस होम खुद ही यहाँ से चले गए और अपने एस्कॉर्ट के साथ वो गुजरात पहुंचे हुए थे बागी विधायकों के साथ, तो अब तक खुलकर कोई क्यों नहीं कह रहा है कि ये इस सरकार का बहुत बड़ा फेल्यूर था, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर था, आपका इंटेलिजेंस फेल्यूर तो था ही? क्योंकि मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि क्या इंटेलिजेंस के अफसरों ने गृह मंत्री को अवगत कराया था, क्या गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया था, कितने समय पहले बताया था, या उनको कुछ भी पता नहीं था, ये तो मैं नहीं जानता। ये शरद पवार जी ने कुछ उसके बारे में अपने गृह मंत्री से बात की है, सबने मीडिया में सुना है, लेकिन बात तो गंभीर है। अगर सारे 10, 20, 30, 40 लोग जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है, तो बात तो गंभीर है। अब 3 बात है कि इंटेलिजेंस के अफसरों को पता था, उन्होंने गृह मंत्री को नहीं बताया, गृह मंत्री को पता था उन्होंने, मुख्यमंत्री को नहीं बताया, मुख्यमंत्री को बताया उन्होंने, सीरियसली उसको लिया नहीं। ये मैं नहीं जानता इसमें से कौन सा पहले सही है, लेकिन जो हुआ है वो चिंता का विषय है। नहीं होना चाहिए था, आपने सही कहा। टेररिस्ट आ गए और कोई पता नहीं चलेगा कि क्या टेररिस्ट आ गए, तो ऐसे कैसे चलेगा? सही कहा आपने सर।